मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान सोक्रेटिस। हेलो दोस्तों, स्वागत है ध्यान योगी मोटिवेशन पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ज्ञान लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए आज का यह खास ज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक अक्षर भी नहीं लिखा, लेकिन आज दुनिया की सबसे विशाल यूनिवर्सिटी में उसका नाम किताबों का अध्ययन होता है? सोक्रेटिस एक ऐसा इंसान जो देखने में बिल्कुल साधारण था, ना कोई राजा ना कोई सेनापति, फिर भी आज 2500 साल बाद भी दुनिया के सबसे महान विचारकों में उसका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुकरात की, यानी सुकरात की, एक ऐसा नाम जो दर्शन और ज्ञान का पर्यायवाची बन गया। यह बुक कुछ लंबी होने वाली है, क्योंकि सुकरात की जिंदगी, उनके विचारों को कुछ मिनटों में समेटना समंदर में एक गिलास पानी भरने जैसा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को साझा कर ले, सेव कर ले, ताकि इसे आराम से अंतराल लेकर सुन सके। हम नई गहराइयों में ले जाएगा यह अध्याय। चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ चलिए आज से लगभग 2500 साल पहले एथेंस की गलियों में और मिलते हैं उस महान इंसान से जिसने कहा था एक अनपढ़ की जिंदगी जीने लायक नहीं है। नंबर 1, वो रहस्यमय इंसान सुकरात, एक ऐसा इंसान जिसने कुछ लिखा ही नहीं, फिर भी दुनिया उससे सीखती है। कल्पना कीजिए, आप प्राचीन एथेंस के किसी व्यस्त बाजार में उपस्थित हैं। चारों तरफ संगमरमर की खूबसूरत इमारतें, लोग रेशम और सूत के वस्त्रों में इधर उधर घूम रहे हैं, व्यापारी अपना सामान बेच रहे हैं और राजनेता लोकतंत्र पर भाषण दे रहे हैं। इसी समूह में आपको एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है, जिसके पैर नंगे हैं, वस्त्र साधारण और पुराने फटे, चेहरा कुछ खास आकर्षक नहीं, नाक चपटी और आंखें बहुत विशाल। वो कोई अमीर सौदागर नहीं लगता, ना कोई ताकतवर नेता। वह बस लोगों के पास जाता है और उनसे बहुत अजीब से सवाल पूछना शुरू कर देता है। वह एक मोची से पूछता है न्याय क्या है, वो एक सेनापति से पूछता है हिम्मत क्या होती है, वो एक राजनेता से पूछता है कि एक अच्छा नागरिक होने का क्या मतलब है। पहले तो लोग उसे जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके सवालों के आगे उनके सारे जवाब खोखले साबित हो जाते हैं। वो इंसान लोगों को यह एहसास दिला देता है जिसे वह ज्ञान समझ रहे हैं, वह असल में सिर्फ उनकी राय है, उनकी धारणा है, सच नहीं। यही थे सुकरात, एक ऐसा इंसान जिसका काम ही लोगों के ज्ञान के अंधकार पर आघात करना था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सुकरात ने खुद कभी कुछ नहीं लिखा, एक भी किताब नहीं, एक भी पत्र नहीं, एक भी पंक्ति नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि हम उनके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? इसका जवाब उनके शिष्यों में छिपा है, खास तौर पर प्लेटो और जेनोफोन में। प्लेटो, जो खुद एक महान दार्शनिक बने, अपने गुरु सुकरात से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी नई किताब में सुकरात को ही मुख्य पात्र बनाया। प्लेटो के लिखे हुए डायलॉग्स या संवाद वही झरोखा है जिससे हम सुकरात की दुनिया में झांक पाते हैं। लेकिन यही एक बहुत मुख्य पहेली सामने आ जाती है, जिसे विद्वान द सीक्रेट प्रॉब्लम कहते हैं। पहली यह कि प्लेटो की बातों में कितना सुकरात है और कितना खुद प्लेटो। क्या प्लेटो में हूबहू वही लिखा है जो सुकरात कहते थे, या उन्होंने अपने गुरु के मुंह से अपने खुद के विचार दुनिया के सामने रखे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई पक्का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। यह ऐसा है मानो आप किसी जीवनी का अध्ययन करने हो जो सबसे मुख्य प्रशंसक ने लिखी हो। जाहिर है उसमें कुछ मिलावट तो होगी ही, लेकिन इस रहस्य के बावजूद एक बात साफ है, सुकरात कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो एथेंस के जरिए एक घेट फ्लाई थे, एक ऐसी मक्खी जो अश्व को बार बार डंक मारकर उसे सोने नहीं देती, उसे जगाए रखती। सुकरात एथेंस के समाज को, वहाँ के लोगों को अपने सवालों से डंक मारते थे, उन्हें उनकी अज्ञानता की नींद से जगाने की कोशिश करते हैं केवल प्रश्नों के द्वारा। वह कहते थे यह सबसे बुद्धिमान इंसान इसलिए है क्योंकि वह यह जानते हैं कि वह कुछ नहीं जानते। सोचिए जरा, कितना गहरा आत्मविश्वास होगा इस इंसान में जो भारी सभा में यह स्वीकार कर सके कि मुझे कुछ नहीं पता। आज के दौर में जहाँ हर कोई खुद को विशेष साबित करने में लगा है, सुकरात का यह फलसफा कि एक बहुत मुख्य सीख देता है। यह ज्ञान देने का दावा नहीं करते, बल्कि वह कहते हैं एक गाय की तरफ जो बच्चे को जन्म नहीं देती बल्कि जन्म देने में मदद करती है, गाय की तरह। सुकरात भी लोगों के दिमाग में मौजूद विचारों को, सच को बाहर लाने में मदद करते थे अपने सवालों के जरिए। उनकी यह आदत, उनका तरीका विशाल ज्ञानियों और नेताओं को चुभने लगा था। जब कोई आपके सालों पुराने विश्वासों पर सवाल उठाता है, गुस्सा आना स्वाभाविक है। सुकरात वही कर रहे थे। वह किसी को नीचा दिखाने के लिए सवाल नहीं पूछते, उनका मकसद तो बस सच की खोज करना था, एक सामूहिक खोज। वो युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय थे। एथेंस के नौजवान युवक उनके पीछे घूमते थे, आगे पीछे, यह देखने के लिए कि वे कैसे सुकरात अपने सवालों से विशाल लोगों की बोलती बंद कर देते हैं। यह युवाओं के लिए एक मनोरंजन जैसा था, लेकिन एथेंस के शक्तिशाली लोगों के लिए यह एक खतरा बन गया था। उन्हें लगा कि सुकरात युवाओं को उकसा रहे हैं, उन्हें परंपराओं और देवताओं के खिलाफ कर रहे हैं, उन्हें अपनी सत्ता की नींव हिलती हुई नजर आने लगी।
एक साधारण सा दिखने वाला, बिना किसी पद और पैसे वाला इंसान सिर्फ अपने दिमाग और अपनी जुबान के दम पर पूरे एथेंस के लिए एक चुनौती बन गया। तो आखिर एथेंस के इस आम से दिखने वाले इंसान में ऐसा क्या खास था कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों ही उसे भुला नहीं पाए? और क्यों उसके अपने शहर के लोग उनसे इतनी नफरत करने लगे कि उसे मौत की सजा सुना दी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा इस दौर के एथेंस की गलियों में। उस माहौल को समझना होगा जिसमें सुकरात सांस ले रहे थे। आखिर वह क्या वजह थी जिन्होंने एक दार्शनिक को अपराधी बना दिया? इन सब रहस्यों से आवरण हटाने के लिए आपको मेरे साथ अगले अध्याय तक चलना होगा। चलिए शुरू करते हैं अगला अध्याय, जहां हम उस शहर की कहानी जानेंगे जिसमें सुकरात को बनाया भी और मिटाया भी। अध्याय नंबर 2, सुकरात का एथेंस, वो शहर जिसमें सुकरात को बनाया और फिर उसी ने उसे जहर दे दिया। हर महान कहानी के पीछे उसके समय और समाज एक मुख्य हाथ होता है। सुकरात को समझने के लिए हमें उसे एथेंस को समझना होगा जिसमें वह जिए। यह कोई ऐसा वैसा समय नहीं था दोस्त, यह एथेंस का स्वर्ण युग था, गोल्डन टाइम, द गोल्डन एज ऑफ एथेंस। पेरिक्लेस जैसे नेताओं के नेतृत्व में एथेंस कला, संस्कृति, वास्तुकला और लोकतंत्र का केंद्र बन चुका था। पार्थिन जैसे शानदार इमारतें बन रही थी, सोफोक्लिस जैसे नाटककार अपने सबसे बेहतरीन नाटक लिख रहे थे और इतिहास में पहली बार एक ऐसी व्यवस्था बन रही थी जहां आम नागरिक भी राजकाज में हिस्सा ले सकते थे। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का जन्म यहीं हुआ था। यह एक ऐसा माहौल था जहां नए विचारों को जगह दी जाती थी, जहां बहस और तर्क वितर्क को सम्मान मिलता था। इसी खुले माहौल ने सुकरात जैसे विचारक को पनपने का मौका दिया। अगर एथेंस एक बंद दरवाजा समाज होता तो शायद सुकरात अभी हम नहीं पढ़ पाते सुकरात को। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। एथेंस का यह स्वर्ण हमेशा वैसा नहीं रहा। सुकरात की जिंदगी में एथेंस एक बहुत विनाशकारी युद्ध भी देखा जिसे पेलेशियन वार कहते हैं। यह युद्ध एथेंस और उसके दुश्मन शहर स्पार्टा के बीच कई दशकों तक चला। इस युद्ध ने एथेंस को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। उसकी दौलत खत्म हो गई, हजारों नागरिक मारे गए। एक समय ऐसा भी आया जब एथेंस में लोकतंत्र को हटाकर तानाशाही स्थापित कर दी गई, जिसे 30 तानाशाह का शासनकाल कहा जाता है। हालांकि यह तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चली और लोकतंत्र वापस आ गया, लेकिन एथेंस के लोगों का आत्मविश्वास बुरी तरह से हिल चुका था। अब वह असुरक्षित महसूस करने लगे थे। एक हार अनिश्चितता का माहौल था और ऐसे माहौल में लोग अक्सर नए और चुनौती भरे विचारों से डरने लगते हैं। वह किसी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी बची कुची मान्यताओं पर भी सवाल उठाए। सुकरात ठीक यही कर रहे थे और उनका समय अब बदल चुका था। उसी दौर में एथेंस में एक तरह के शिक्षक बहुत लोकप्रिय हो रहे थे। उन्हें सोफिस्ट कहा जाता है। सोफिस्ट यह पेशेवर शिक्षक थे जो पैसा लेकर लोगों को भाषण देने की कला यानी रेटोरिक सिखाते थे, जैसे आज के मोटिवेशन स्पीकर। उनका मानना था कि कोई एक परम सत्य नहीं होता, सच यही है कि उनके तर्क से साबित करो। अपने छात्रों को सिखाते थे कि कैसे किसी बहस को जीता जाए। दोस्तों, आप सेमिनार करवाना चाहते हैं अपने शहर से तो हमें अपॉइंटमेंट से मिल सकते हैं और 2 घंटे का मात्र 10,000 चार्ज है। थैंक यू। चाहे वह गलत, उनके लिए ज्ञान एक बिकाऊ चीज़ थी। अब आप सोचिए, एक तरह यह सोफिस्ट थे जो पैसे लेकर जीतना सिखा रहे थे और दूसरी तरफ से सुकरात जो कहते थे कि मुझे कुछ नहीं पता और यह किसी से एक पैसा भी नहीं लेते थे। सुकरात के लिए ज्ञान कोई बेचने की चीज़ नहीं थी, बल्कि वह एक आध्यात्मिक खोज थी, आत्मा को बेहतर बनाने का एक तरीका। यह सोफिस्ट और सुकरात के बीच एक सीधी वैचारिक टक्कर थी। सुकरात अक्सर इन सोफिस्टों को सार्वजनिक रूप से चुनौती देते थे। वह उनके पास जाकर उनसे ही पूछते लगते थे कि ज्ञान क्या है या न्याय क्या है, और अपने सवालों की श्रृंखला से ये साबित कर देते थे कि यह सोफिस्ट जो खुद को ज्ञानी कहते हैं असल में कितने खोखले हैं। इससे सोफिस्टों की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा। जैसे आज ध्रुव राठी जी है, वो बाबा बागेश्वर और कई ऐसे जो गुरु हैं जो दावा करते हैं कि हम परम ज्ञानी हैं, उनकी पोल खोलते हैं। उनकी दुकानदारी खतरे में आ गई थी। इसी तरह ये सुकरात से चिढ़ने लगे, उन्हें अपना दुश्मन बनाने लगे। सुकरात ने इन सोफिस्टों के ज्ञान के गुब्बारे में अपनी सवालों की सुई चुभोना शुरू कर दिया। जैसे मैंने भी कई बाबाओं के लिए वीडियो बनाया। मैं हूँ योगी और आप देख रहे थे ध्यान योगी मोटिवेशन। लोगों को पैसे नहीं लेते थे, वह उनसे कुछ ऐसा छीन रहे थे जो पैसे से भी कीमती था, उनके झूठे ज्ञान का अहंकार। और वही टकराव आगे चलकर एक विशाल तूफान का रूप लेने वाला था। एथेंस का समाज जो पहले खुला था, अब युद्ध और हार के बाद शक्की हो गया उसे। सुकरात की हर हरकतें अब शहर की व्यवस्था पर हमले जैसी लगने लगी थी। एथेंस ने सुकरात को यह मंच दिया जहां वह अपनी फिलोसॉफी को भी जी सके, लोगों से बात करके बहस कर सके। लेकिन अब एथेंस खुद मुश्किल में आया तो उसी ने अपने सबसे अनोखे बेटे को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। शहर को लगा कि सुकरात की बातें
युवाओं को गुमराह कर रही है, उन्हें जगा रही है और जगाने वाले को माफ नहीं किया जाता, उन्हें परंपराओं से दूर कर रही है। तो भूल गए कि सवाल करना ही लोकतंत्र की आत्मा होती है। पर सुकरात यह करते कैसे थे? वह कौन सा तरीका था जिससे वह विशाल ज्ञानियों को भी, सेनापतियों को भी और राजनेताओं को भी चंद सवालों में ही निरुत्तर कर देते थे? आखिर उनके सवालों में ऐसा क्या जादू था? इस जादू को, इस तरीके को दुनिया आज सिक्रेटिक मेथड के नाम से जानती है। और यह तरीका क्या है, यह कैसे काम करता है, यह जानेंगे हम अगले अध्याय में, जब हम बात करेंगे सुकरात के सबसे शक्तिशाली हथियार की। अध्याय नंबर 3, सिक्रेटिक मेथड, सवालों के जाल ने सच निकालने की कला। तो दोस्तों, अब हम सुकरात के उस हथियार की बात करने जा रहे हैं जो किसी तलवार या भाले से ज्यादा तेज और असरदार था। यह कोई भौतिक हथियार नहीं था, यह था उनके सोचने और बात करने का तरीका, जिसे आज हम सुकराती पद्धति कहते हैं। यह सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, यह सवालों के जरिए किसी को सच तक पहुंचने की एक कला है। यह तरीका इतना शक्तिशाली है कि आज भी दुनिया की सबसे अच्छी लॉ स्कूल्स, मेडिकल स्कूल्स, बिजनेस स्कूल में इसका इस्तेमाल होता है ताकि स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर बनाया जा सके। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आखिर यह है क्या? जैसे उदाहरण से समझाता हूँ। आपका बेटा है, छोटी बेटी है, आप उससे कुछ सवाल पूछते हैं, आपसे वो बेटी या छोटा सा बेटा कुछ सवाल पूछता है तो आप उसे जवाब नहीं देते और उसे डांट देते हैं। ये गलत है। उनकी तर्क वितर्क की शक्ति को मजबूत होने दीजिए। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो उन्हें बताइए कि कल मैं सोचकर बताऊंगा। इससे उनका जो ज्ञान है वह पूरा होगा। सुकरात का मानना था कि वह किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, बस उन्हें सोचने को मजबूर कर सकते हैं। उनका ज्ञान देना नहीं उनका काम, बल्कि सामने वाले के अंदर ज्ञान पहले से मौजूद है, उसे बाहर निकालना था। यह तरीका कैसे काम करता है? मान लीजिए सुकरात किसी सेनापति से मिलते जो दावा करता है कि वह जानता है हिम्मत क्या होती है। तो सुकरात कहेंगे, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा से यह जानना चाहता था, क्या आप मुझे सिखाएंगे कि हिम्मत क्या है? सेनापति अत्यंत गर्व से जवाब देगा, हिम्मत का मतलब है युद्ध में अपनी जगह पर डटे रहना, भागना नहीं। अब सुकरात का असली काम शुरू होगा। वह कहेंगे, आपका जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कोई सेना जो रणनीति के तहत पीछे जाती है ताकि दुश्मन को जाल में फंसा सके, क्या वह कायरता है? सेनापति सोचेगा और कहेगा, नहीं, यह तो एक बहुत हिम्मत वाला और समझदारी भरा कदम है। अब सुकरात कहेंगे, तो इसका मतलब हिम्मत सिर्फ डटे रहना नहीं है, कभी कभी पीछे आना भी हिम्मत हो सकती है। तो फिर हिम्मत क्या है? अब सेनापति उलझन में आ जाएगा। अब कोई और परिभाषा देगा और सुकरात फिर उसमें से कोई विरोधाभास निकालकर एक और सवाल पूछेंगे। यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक सेनापति खुद यह न मान ले कि जिसे वह हिम्मत की पक्की परिभाषा समझ रहा है वह असल में अधूरी है। जैसे ऐसे कह सकते हैं कि हाथ जोड़ता हूँ बाप, मुझे कुछ नहीं पता, उसे खुद ही ठीक ठाक नहीं पता है हिम्मत क्या है। इसी प्रक्रिया को एंचुलेस कहते हैं, जिसका मतलब है जांच पड़ताल या खंडन। सुकरात का मकसद सेनापति को बेइज्जत करना नहीं था, या जो आज के न्यूज़ डिबेट होती है, एक हिंदू विरोधी और एक मुस्लिम विरोधी और एक सिख विरोधी, एक ईसाई विरोधी को बिठाकर जो तू में करवाते, वैसा नहीं था। उनका तर्क बहुत ही शांतिपूर्ण और शानदार और तर्क संगत था। उनका मकसद है उसे अज्ञान का बोध कराना, क्योंकि सुकरात मानते थे कि ज्ञान की यात्रा का पहला कदम ही यह स्वीकार करता है कि मैं नहीं जानता। जब आप यह मान लेते हैं तभी आप सच में कुछ सीखने के लिए तैयार होते हैं। जब तक आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, तब आप आपके दिमाग के दरवाजे नई चीज़ों के लिए दरवाज़ा बंद रखते हैं। सुकरात अपनी सवालों की चाबी से इन्हीं बंद दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करते थे। इस मेथड को 2 मुख्य चरण है। पहला विनाशकारी चरण या डिस्ट्रक्टिव फेज, जिसमें सुकरात सवालों के जरिए सामने वालों के झूठे विश्वासों और अधूरी परिभाषाओं को भंग करते हैं, जैसा उन्होंने सेनापति के साथ किया। यह कुछ कष्टदायक हो सकता है क्योंकि किसी के अहंकार को आघात पहुंचता है, लेकिन इसके बाद आता है रचनात्मक चरण या कंस्ट्रक्टिव फेज, जब एक बार व्यक्ति मान लेता है कि उसे पता नहीं। जब सुकरात उसके साथ मिलकर सच खोजने की शुरू करते हैं। Don't forget to like and subscribe. आपका स्वागत है। पहला विनाशकारी चरण होता है और दूसरा होता है रचनात्मक चरण, उनके जो प्रश्न पूछने का, क्योंकि किसी के अहंकार को आघात पहुंचता है। लेकिन रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव फेज, जब एक बार व्यक्ति मान लेता है कि उसे नहीं पता, तो ज्ञान के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, बल्कि एक ऐसे रास्ते के सहयात्री बन जाते हैं। अब दोनों मिलकर यह खोजने की कोशिश करेंगे कि हिम्मत का असली मतलब क्या हो सकता है।
शायद हिम्मत सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है। शायद सच बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, गलत का विरोध करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। इस तरह बहस एक व्यक्तिगत दावे से शुरू होकर एक सार्वभौमिक सत्य की खोज तक पहुंच जाती है। आप इस तरीके का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में भी कर सकते हैं। अगली बार जब आपके मन में कोई मजबूत राय आए, जैसे पैसा ही सब कुछ है या सफलता का मतलब एक अच्छी नौकरी है, तो एक पल रुकिए और खुद को सुकरात वाले सवाल से पूछिए। खुद को जो सुकरात पूछते हैं वैसा सवाल पूछिए। जैसे देखते हैं आप मार्केट में कई लोग सफल हैं, पैसा भी कमा लिया है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन उसकी असली ज़िंदगी को देखिए, झांकिए, कभी जाइए उनके पास बैठिए तो आपको पता चलेगा कि वो कितने दुखी है। और कभी उसके पास भी, जिसे आप दिवालिया समझते हैं, जिसके पैसे माते हैं, तो उसकी भी ज़िंदगी देखिए, क्या पता वो उससे ज़्यादा सुखी हो। तो पहले आपको सुकरात वाले सवालों को जहन में लाना होगा। क्या सच में पैसा ही सब कुछ है? क्या प्यार, सेहत, शांति की कोई कीमत नहीं? क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास बहुत पैसा हो वह दुखी हो? क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास कम पैसा हो पर वह खुश हो? अब आप खुद से सवाल पूछेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी शुरुआती राय कितनी सरल और अधूरी थी। आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऐसा होता है 10% लोगों में पैसा भी है, सब कुछ है और खुशी भी है, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा भी होता है 10% में कि कुछ भी नहीं है, ना शरीर है, ना ज्ञान है, ना पैसा है, ना खुशी है, ऐसा भी होता है। आप खुद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यही सिक्योरिटी मेथड का जादू है। यह आपको बाहरी दुनिया के साथ साथ आपकी अपनी भीतरी दुनिया की यात्रा कराता है। पर सुकरात सिर्फ तरीकों तक ही सीमित नहीं थे, उन्होंने इन तरीकों का इस्तेमाल जीवन के सबसे मुख्य सवाल का जवाब खोजने के लिए किया। वो सवाल क्या था? वो था एक अच्छी जिंदगी क्या है। और इसी खोज में उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जो आज भी अमर है, अनगिनत लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। वापस सुन लीजिए, अनगिनत लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इस एक वाक्य में गहरा राज छिपा है। क्यों एक अनपरखी जिंदगी जीने लायक नहीं है? इस गहरे सवाल के समंदर में गोता लगाने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 4, एक अनपरखी जिंदगी। क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं? द अनजामिन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग, यानी एक इंसान के लिए एक अनपरखी, बिना जांची परखी जिंदगी जीने लायक है या नहीं है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है दोस्त, यह सुकरात के पूरे दर्शन का निचोड़ है, उनकी जिंदगी का सार है। यह वह शब्द है जो उन्होंने अपनी मौत के मुकदमे के दौरान कहे थे, जब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए चुप रहने का मौका दिया गया था। उन्होंने मौत को चुनना बेहतर समझा, बजाय एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जिसमें वह सवाल ना कर सके, जिसमें वह सत्य की खोज ना कर सके। तो आखिर इसका मतलब क्या है? एक एग्जामिन लाइफ या जांची हुई जिंदगी क्या होती है? चलिए इस गहरे विचार की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ना परखी जिंदगी जीने का मतलब है एक ऑटो पायलट मोड पर जिंदगी जीना। सुबह उठना, काम पर जाना, खाना खाना और सोना, यही चक्र रोज दोना, बिना एक पल रुके यह सोचे कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। कोई ब्रेक भी नहीं है। मेरे जीवन का मकसद क्या है? क्या मैं खुश हूँ? मेरे मूल्य क्या है? क्या मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ? यह एक ऐसी जिंदगी है जिसमें हम समाज, परिवार या दोस्तों द्वारा दिए गए नियमों और धारणाओं पर बस चलते रहते हैं, रोबोट मोड में, बिना उसकी पड़ताल किए। हम वही नौकरी करते हैं जो हमें सुरक्षित लगती है। हम उन्हीं परंपराओं को मानते हैं जो हमें सिखाई गई है। हम उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं जिनके पीछे एडवर्टाइज सब भाग रहे हैं, पैसा, शोहरत, ताकत। इस तरह की जिंदगी में हम एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। हम जी रहे होते हैं पर हम जागरूक नहीं होते हैं। सुकरात के अनुसार इंसान और जानवर में सबसे मुख्य फर्क यही है कि इंसान के पास तर्क और आत्मचेतना की क्षमता है। हम खुद से सवाल पूछ सकते हैं, हम अपने विचारों पर विचार कर सकते हैं, और अगर हम इस क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी इंसान होने की सबसे मुख्य खासियत को बर्बाद कर रहे हैं। एक जांची हुई जिंदगी जीने का मतलब है अपनी आत्मा की देखभाल करना। सुकरात के लिए शरीर और दौलत से ज़्यादा जरूरी है आत्मा थी। और आत्मा की देखभाल कैसे होती है? अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, अपने कर्मों की रोजाना जांच पड़ताल करके। जैसे उदाहरण से बताता हूँ, आज जो कार्य कर रहे हैं आप, जब आपके मरने का, जब आपके 100 वर्ष पूरे हो, मैं आप सबको 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद देता हूँ। जब आप 100 वर्ष, तब आपको
उस बात पे गर्व होगा, पछतावा जो आज आप काम कर रहे हैं। चलो नहीं समझ में आया, समझाता हूँ। कोई व्यक्ति कहता है रात दिन दौड़ रहा है, वो बेईमानी कर रहा है, बिजनेस में झूठ बोल रहा है, वो कहता है मैं मेरे बच्चे के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो इस सवाल को जहन में उतारिए आप सुकरात के और सोचिए। चलिए वीडियो पे बाकी की बातें लास्ट में। यह खुद से पूछने जैसा है, आज मैंने जो किया है वह सही था? आज मैंने जो सोचा वो नेक था? क्या मैं अपने डर और अपनी लालसाओं का गुलाम तो नहीं बन रहा हूँ? यह एक तरह का मेंटल और स्पिरिचुअल ऑडिट है। सोचिए, हम अपने यान की सर्विसिंग कराते हैं, अपनी बाइक की, शरीर का मेडिकल चेकअप कराते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा, अपने मन की सर्विसिंग कितनी बार करते हैं, कराते हैं? सुकरात हमें यही करने के लिए कह रहे हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। आप शरीर का इलाज कराते हैं, ठीक है, आज भी कोई मेंटल हो जाए तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता कि क्या कहेंगे लोग, आपका मकान जर्जर अवस्था में आ चुका है, आप उसमें नया प्लास्टर करवाएंगे, नया मकान बनाएंगे। क्या अपने आत्मा और दिमाग के लिए कुछ कर रहे हैं आप? जब आप अपनी ज़िंदगी को परखना शुरू करते हैं, आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है, कई ऐसी चीज़ें मिलती है जो आपको पसंद नहीं आएगी। आपको अपनी कमजोरियाँ दिखेगी, अपने डर दिखेंगे, अपनी गलतियाँ दिखेगी। यह आईने में अपने आप को बिना किसी मेकअप के देखने जैसा है। यह असहज हो सकता है, शायद इसलिए ज़्यादातर लोग एक अनपढ़ ही जिंदगी जीना पसंद करते हैं, क्योंकि वह इस असहज सच का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन सुकरात कहते हैं कि इसी प्रक्रिया से गुजर कर ही आप एक बेहतर और ज़्यादा गुणी और ज़्यादा सच्ची जिंदगी भी जी सकते हैं। जब आप अपनी बीमारी को जानेंगे नहीं, तब तक आप उसका इलाज कैसे करेंगे? तो आप अपनी जिंदगी को कैसे परख सकते हैं? इसकी शुरुआत छोटे छोटे सवालों से होती है। आप जो भी काम करते हैं, खुद से पूछिए, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? आप जिन चीज़ों में विश्वास करते हैं, खुद से पूछिए, क्या मेरे पास इस विश्वास का कोई मजबूत आधार है, सबूत है, या मैंने बस इसे मान लिया है क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी मानते थे? अपने रिश्तों को परखिए, अपनी आदतों को परखिए, अपने सपनों को परखिए। क्या आपके सपने सच में आपके हैं, या समाज या एडवर्टाइज ने आपके ऊपर थोप दिए हैं? क्या आपके रिश्ते आपको एक बेहतर इंसान बना रहे हैं? क्या आपकी आदतें आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जा रही है, या उससे दूर? क्या आपने कभी रुककर सोचा है आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? सच्चाई, प्यार, पैसा, न्याय, या कुछ और? अगर आपने सोचा है तो कमेंट में जरूर बताएं। यह आत्मचिंतन ही सुकरात की नज़र में सबसे मुख्य धार्मिक कार्य था। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है और ये पूरा जानना चाहते हैं, सेकंड पार्ट चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करें और बताएं कि आप वीडियो चाहते हैं और वीडियो कैसा लगा और सुकरात की कौन सी लाइन सबसे अच्छी लगी। अगर आप वीडियो में कमेंट करेंगे, कम से कम 100 कमेंट और लाइक आएंगे, तो ही मैं इस पर रिसर्च करूंगा और मेहनत करूंगा, क्योंकि एक 20 मिनट की वीडियो बनाने में दोस्तों मेरे कम से कम 4 दिन जाते हैं। रिसर्च करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है और समय देना पड़ता है। तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, स्टेटस में लिंक लगाएंगे, तो ही मैं आगे इस विषय पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर। आप अपने विज्ञापन हमें भेज सकते हैं, ईमेल डिस्क्रिप्शन में है। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट हाउस फॉर रेंट हमको सिखा। क्या बात कर रहे हैं? द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर, आपकी अपनी शॉप।